नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल के बारे में। एक ऐसा टूल जिसने न्याय के दरवाजे उन लाखों लोगों के लिए खोल दिए जिनके लिए वो दरवाजे, समझिए, हमेशा से ही बंद थे। जी हाँ, ये कहानी है जनहित याचिका की, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL भी कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समय जब इंसाफ पाना लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक दूर के सपने जैसा था। एक ऐसी लीगल सिस्टम जो आम इंसान की पहुंच से, कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर थी। सोचकर देखिए, क्या होता अगर कोर्ट के दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए बंद हों जिन्हें न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो असल और बहुत बड़ी समस्या थी जिसे सॉल्व करने के लिए जनहित याचिका यानी PIL का जन्म हुआ। देखिए, इस बंद दरवाजे का एक लीगल नाम भी था, लोकस स्टेंडी। अब यह है क्या? ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही सख्त नियम था। नियम यह था कि भाई कोर्ट में सिर्फ वही इंसान केस लेकर आ सकता है जिसे सीधे तौर पर कोई नुकसान हुआ हो। अब जरा सोचिए, गरीबी, अशिक्षा और समाज के हाशिए पर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये नियम तो न्याय के रास्ते में एक बहुत बड़ी ऊंकी दीवार बन गया था। और फिर आई वो चाबी। एक ऐसी चाबी जिसने सदियों पुराने ताले को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और वो चाबी थी जनहित याचिका। ये सच में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ऐसा हथियार जो आम लोगों के हाथ में दिया गया ताकि कोई भी नागरिक किसी दूसरे के हक और इंसाफ के लिए भी आवाज उठा सके। कमाल की बात थी ये। इस पूरे विचार की जो आत्मा है ना, उसे जस्टिस PN भगवती के शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था कि PIL एक गाड़ी की तरह है, एक व्हीकल जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उस वादे को हकीकत में बदलती है जो हमारा संविधान करता है। मतलब साफ था, यह सिर्फ एक केस या मुकदमा नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा आंदोलन था। तो सवाल यह है कि इस चाबी को इतनी पावर मिली कहां से? जवाब है, हमारे अपने संविधान से। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में ही सबके लिए न्याय का वादा है। फिर आता है आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और सबसे जरूरी आर्टिकल 21 जिसने राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार को एक नई गरिमा दी। इन सब ने मिलकर PIL के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तैयार किया। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इस चाबी ने असल में कौन कौन से ताले खोले। आइए कुछ लैंडमार्क केसेस पर नजर डालते हैं। ऐसी जीतें जिन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई थी। तो शुरुआत करते हैं SC/ST कम्युनिटीज के सम्मान और अधिकारों से। उनके सदियों पुराने संघर्ष में PIL ने वाकई एक बहुत बड़ी, एक डिसाइसिव भूमिका निभाई है। कुछ ऐतिहासिक मामलों को देखें तो 1984 का बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, इसने बंधुआ मजदूरों के सम्मान के अधिकार को मान्यता दी, उन्हें गुलामी से आजाद कराया। फिर 1993 में अप्पा बालू इंगले केस ने छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा पर फिर से मोहर लगाई कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और 2014 का सफाई कर्मचारी आंदोलन केस, जिसने मैला ढोने की प्रथा को जड़ से खत्म करने का एक ऐतिहासिक निर्देश दिया। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी मोर्चे पर, और वो है महिलाओं के अधिकार। जेंडर जस्टिस और महिलाओं की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में PILs ने वाकई एक रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है। इसकी एक बड़ी मिसाल है विशाखा केस 1997 का। ये एक मील का पत्थर था। इसी केस ने पहली बार वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ गाइडलाइंस दी। इसके बाद 2013 का लक्ष्मी केस, जिसने एसिड की बिक्री को रेगुलेट किया और सर्वाइवर्स की मदद को जरूरी बनाया। और हाँ, निर्भया कांड के बाद ये जनहित याचिकाएं ही थीं जिन्होंने पूरे देश को सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ कड़े कानून बनाने पर मजबूर किया। PIL का एक और जबरदस्त असर पड़ा बंधुआ और बाल मजदूरी जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने पर। इसने मजदूरों के शोषण के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत आवाज उठाई। और पता है, इन सभी मामलों के केंद्र में, इनके दिल में कौन सा आर्टिकल था? हमारे संविधान का आर्टिकल 21। अदालतों ने बार बार और बहुत जोर देकर यह कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीना, एक बेहतर आजीविका के साथ जीना। लेकिन एक मिनट, क्या यह चाबी वाकई एक जादुई चाबी है? क्या यह हर ताला खोल सकती है? क्या कहानी इतनी सिंपल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें एक कदम पीछे हटना होगा और PIL की जो आलोचनाएं हैं, जो इसकी राह में मुश्किलें हैं, उनको भी समझना होगा। तो चलिए देखते हैं PIL के वादे और हकीकत के बीच का फर्क।
वादा था बेआवाज लोगों को न्याय दिलाने का, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी कमजोरियों की वजह से कोर्ट के आदेश अक्सर कागजों पर ही रह जाते हैं। वादा था कि ये सबको बराबर लाएगा, पर हकीकत में कई बार अमीर और ताकतवर लोग इसका फायदा अपने मतलब के लिए उठा लेते हैं। और हाँ, फिजूल की पीआईएल्स की वजह से असली और जरूरी मुद्दों से ध्यान भी भटक जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? पीपल्स जस्टिस का भविष्य क्या है? हम इस पावरफुल टूल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि ये जिस वादे के साथ शुरू हुआ था उसे पूरी तरह से निभा सके? तो आगे का रास्ता क्या है? कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। दूसरा, हमें कम्युनिटी ड्रिवन लिटिगेशन को बढ़ावा देना होगा, मतलब समुदाय खुद अपने हक के लिए लड़े। तीसरा, यह पक्का करना होगा कि कोर्ट के आदेशों का पालन हो भी रहा है या नहीं। इसके लिए मॉनिटरिंग सेल्स बनानी होंगी। और हां, अदालतों को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनका फोकस सिर्फ असली पब्लिक इश्यूज पर ही रहे। और आखिर में जस्टिस कृष्णा अय्यर के ये शब्द, ये पीआईएल के असली महत्व को बताते हैं। उन्होंने कहा था, पीआईएल गरीबों का कोर्टरूम है, भुला दिए गए लोगों की आखिरी शरण। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए उम्मीद की वो आखिरी किरण है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चाबी ने दरवाजा तो खोल दिया है, ये सच है, लेकिन हमें कैसे पक्का करें कि हर जरूरतमंद उस दरवाजे से अंदर जा भी सके और उसे इंसाफ मिल सके? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। चलिए आज भारत के एक ऐसे शक्तिशाली कानूनी हथियार की कहानी समझते हैं जो कभी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण था, पर अब उसी पर गलत इस्तेमाल का संकट मंडरा रहा है। ये कहानी है जनहित याचिका यानी पीआईएल से प्रचार याचिका खारिज यानी पीएलआर तक के सफर की। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होता अगर कोई भी आम नागरिक पूरे समाज की तरफ से किसी भी बड़े मुद्दे पर सीधा अदालत में केस कर पाता? बस यही एक सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो इस सवाल का जवाब है जनहित याचिका, या जिसे हम सब पीआईएल के नाम से जानते हैं। ये समझिए कि एक तरह की कानूनी सुपर पावर है। ये किसी भी नागरिक को उन लोगों की तरफ से अदालत जाने का हक देती है जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये सामूहिक अधिकारों के लिए लड़ने का एक जबरदस्त जरिया है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इसके सुनहरे दौर में। 1979 में हुसैन आरा खातून केस ने उन हजारों कैदियों के अधिकारों की आवाज उठाई जो सालों से जेल में बंद थे। फिर 1981 में एसपी गुप्ता केस ने नियमों को इतना आसान बना दिया कि कोई भी केस फाइल कर सकता था। 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जंग छेड़ी और 1986 से एमसी मेहता के केस तो पर्यावरण बचाने के लिए मील का पत्थर बन गए। इन मामलों ने सच में बेजुबानों को जुबान दी थी। पर होता क्या है ना, जब कोई चीज बहुत शक्तिशाली हो जाती है तो उसके रास्ते से भटकने का खतरा भी बढ़ जाता है, और इस औजार के साथ भी धीरे धीरे कुछ ऐसा ही होने लगा। और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। देखिए, जनहित की जगह निजी हित ने लेनी शुरू कर दी। जो पीआईएल बेजुबानों की आवाज बनने के लिए थी, वो कुछ लोगों के लिए खुद के प्रचार का जरिया बन गई। सामाजिक न्याय का जो महान लक्ष्य था वो मीडिया की सुर्खियों में कहीं खोने लगा, और सामूहिक अधिकारों की जगह निजी या राजनीतिक फायदे ने ले ली। और ऐसा नहीं कि कोर्ट्स को इसका अंदाजा नहीं था। अरे 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दत्तात्रेय नाथूजी ठवारे केस में बहुत साफ साफ कहा था कि अदालतों को प्रचार, निजी फायदे या फिर राजनीतिक मकसदों से डाली गई याचिकाओं को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यानी ये जो प्रॉब्लम थी वो कोई नई नहीं थी, इसे बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। तो मन में सवाल आता है ना, कि भाई कुछ फालतू केस आ भी गए तो क्या हो गया? इनसे असल में नुकसान क्या है? क्या ये सिस्टम के लिए सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी है, या इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है? इसका जवाब एक नंबर में है, और वो नंबर वाकई चौंकाने वाला है। 4,90,00,000। जी हाँ, भारत की अदालतों में इतने केस आज भी अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और हर एक फालतू याचिका इस बोझ को और बढ़ा देती है। तो देखिए, पीआईएल के गलत इस्तेमाल का असर बहुत दूर तक जाता है। सबसे पहले तो ये अदालत का कीमती समय और संसाधन बर्बाद करता है। फिर इसका सीधा असर ये होता है कि जो असली मामले हैं उनमें न्याय मिलने में और भी देरी होती है। धीरे धीरे लोगों का कानूनी व्यवस्था पर से भरोसा उठने लगता है, और तो और मीडिया का इस्तेमाल करके न्यायपालिका का राजनीतिकरण भी किया जाता है, जिससे संस्थाओं का बैलेंस बिगड़ता है।
अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो कोर्ट्स ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि न्याय के इस पवित्र हथियार को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। और इसी कार्रवाई से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, PLR यानी प्रचार याचिका खारिज। ये कोर्ट्स का एक नया नजरिया है। इसमें होता यह है कि जो PIL सिर्फ पब्लिसिटी या निजी फायदे के लिए डाली गई है उसे पहचाना जाता है, खारिज किया जाता है और अक्सर याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। ये एक्टिविज्म के खिलाफ नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक जरूरी कदम है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, कोर्ट्स ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। जैसे 2010 में बलवंत सिंह चौफाल केस में फालतू PIL को पहचानने के लिए बाकायदा गाइडलाइंस बनाई गईं। फिर 2011 के कल्याणेश्वरी केस में जब दो कंपनियों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए PIL का इस्तेमाल किया तो उसे न सिर्फ खारिज किया गया बल्कि जुर्माना भी लगा। और 2020 के अशोक कुमार पांडे केस में तो अदालत का समय बर्बाद करने पर याचिकाकर्ता को ही हर्जाना भरना पड़ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भविष्य के लिए इस सिस्टम को कैसे बचाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि PIL अपने असली मकसद से कभी न भटके। तो इसे ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सामने रखे गए हैं। पहला, स्क्रूटनी बेंच बनाई जाए जो हर PIL को फाइल करने से पहले उसकी असलियत परखे। दूसरा, याचिकाकर्ता के लिए यह बताना जरूरी हो कि उसका इस मामले में क्या हित है। तीसरा, अगर दुरुपयोग साबित हो तो भारी जुर्माना लगे। चौथा, सिर्फ पब्लिसिटी चाहने वाले लोगों की जगह मान्यता प्राप्त संस्थानों से आने वाली PIL को बढ़ावा दिया जाए। और सबसे जरूरी, असली सार्वजनिक मुद्दों पर कानूनी जागरूकता फैलाई जाए। देखिए, इन सारे सुधारों का जो असल मकसद है वो एक बहुत ही जरूरी संतुलन, एक बैलेंस बनाना है। एक ऐसा बैलेंस जो हमारी न्याय व्यवस्था की आत्मा को बचाए रखे। और ये बैलेंस इस बात को समझने में है कि जज प्रशासक नहीं होते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में कही थी। मतलब न्यायपालिका का काम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है, ना कि सरकार की नीतियां बनाना। उसे अपनी सीमाओं का भी सम्मान करना होगा। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो सार है वो शायद जस्टिस PN भगवती के शब्दों में सबसे अच्छा मिलता है। वो PIL के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने कहा था, PIL गरीबों की सेवा करने का एक हथियार है, व्यवस्था पर छुरा घोंपने वाली तलवार नहीं। ये एक लाइन इस शक्तिशाली औजार का पूरा मकसद साफ कर देती है। तो हम इसी एक विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हम न्याय के दरवाजे हर किसी के लिए खुले कैसे रखें और साथ ही साथ अराजकता को अंदर आने से कैसे रोकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारी न्याय व्यवस्था का भविष्य तय करेगा।